राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की जालीवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र की सहायक महिला नर्स अचानक से 1 सितंबर 2011 को गायब हो जाती है, जिसके ठीक 12 दिन बाद उस महिला नर्स का पति अमरचंद उसकी अपहरण की शिकायत दर्ज करवाता है और उस शिकायत में जो दोनों लोगों का नाम लिखवाता है वो वास्तव में चौंकाने वाले थे, क्योंकि जो दो लोग थे वो एक तत्कालीन विधायक और एक राजस्थान सरकार गहलोत सरकार का कैबिनेट मंत्री था, जिसका नाम मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा। जब ये बात लोगों के कानों में जाती है सोशल मीडिया टीवी चैनलों के माध्यम से, तो ये गूंजने लगती है कि क्या कोई विधायक या कोई मंत्री इस तरह की घटना को भी अंजाम दे सकता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव बेरुंदा की एक महिला जो अपने ही पड़ोसी गाँव जालीवाड़ा में सहायक नर्स के पद पर तैनात थी, लेकिन ड्यूटी के साथ साथ उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, उसकी जो इच्छाएँ थी वो इतनी बढ़ गई थी कि वो राजस्थानी फिल्मों में हीरोइन और जो राजस्थानी एल्बम थे उनमें हीरोइन का काम करने लगी थी। अब हीरोइन के काम में शूटिंग के चलते वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाती थी। लगातार ड्यूटी से एब्सेंट होने के कारण जो वहाँ के जो लोकल जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत की। शिकायत के बाद कलेक्टर साहब ने उसे लगातार ड्यूटी पर एब्सेंट होने के कारण ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया। भंवरी देवी ऐसा नहीं चाहती थी कि वो सस्पेंड हो या उसकी किसी तरह से ड्यूटी में कोई नुकसान हो। वो चाहती थी कि वो ड्यूटी के साथ साथ ही फिल्मों में काम करे। वो अपने सहयोग के लिए वहाँ के तत्कालीन जो विधायक थे मलखान सिंह के पास जाती है और अपनी बहाली की रिक्वेस्ट करती है। मलखान सिंह उसको साथ लेके जाते हैं और महिपाल मदेरणा जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे उसके पास जाते हैं और जो मंत्री साहब के फ़ोन करने पर कलेक्टर साहब ने उसे ड्यूटी से बहाल कर दिया। लेकिन इसी बीच जो भंवरी देवी का महिपाल सिंह मदेरणा और मलखान सिंह से काफ़ी गहरा रिश्ता हो जाता है, अंदरूनी संबंध बन जाते हैं, नाजायज़ संबंध बन जाते हैं, जो काफ़ी दिनों से लगातार चलते रहे। जब धीरे धीरे भंवरी देवी की जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो राजस्थान की राजनीति में हाथ जमाने की होती हैं। वो महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह से टिकट की मांग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह उसे टिकट दिलाने में नाकाम हो जाते हैं। काफ़ी परेशान होती है, उनसे दूरियां बढ़ जाती हैं और भंवरी देवी कहने लगती है कि मेरे पास महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की इस तरह की सीडी है, इस तरह की रिकॉर्डिंग है, अगर मैं उसे वायरल कर दूं तो 3 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मलखान सिंह और महिपाल मदेरणा की इस तरह की सीडी थी जिसमें वो पूरी तरह से बिगर कपड़ों के भंवरी देवी के साथ मौजूद थे। जब ये बात महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को पता चलती है, वो परेशान होते हैं और इस घटना से किस तरह से निकला जाए या वो सीडी उनके पास कैसे आए, इसकी तरकीब अपनाते हैं। इसी बीच जो मलखान सिंह की जो बहन है इंदिरा बिश्नोई, उसकी एंट्री होती है और वो इन दोनों को आश्वासन देती है कि ये सीडी किसी तरह से भंवरी देवी से समझौता करवा के मैं आपको ये सीडी दिलवा दूँगी। भंवरी देवी को एक निश्चित समय पर जयपुर बुलाया जाता है और बात होती है। बताते हैं कि 60 लाख रुपये में ये डील हुई, लेकिन भंवरी देवी भी चाहती थी कि जो ये सीडी थी उसको वो सार्वजनिक भी नहीं करना चाहती थी और ना ही उन्हें देना चाहती थी। उसको पता था अगर ये सीडी चली गई तो तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो उस सीडी के माध्यम से उन दोनों को ब्लैकमेल करना चाहती थी। कहीं ना कहीं वो समझौता उनका नहीं हो पाया। एक दिन प्लानिंग के तहत भंवरी देवी की जो गाड़ी थी वो मलखान सिंह का जो भाई सोहनलाल है उसको बिकवाई जाती है। जो सोहनलाल उसकी जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसको 4.5 लाख रुपये में खरीदता है और जब सौदा हुआ उस समय वो भंवरी देवी को 50,000 रुपये नगद देता है और जो 4 लाख रुपए की जो राशि थी उसके देने के लिए 1 सितंबर 2011 जो तारीख है वो निश्चित होती है। लगभग 1 बजे भंवरी देवी अपने घर से निकलती है जयपुर के लिए सोहनलाल से वो 4 लाख रुपए लेने के लिए। जब वो 4 बजे के लगभग सोहनलाल से पास पहुंचती है तो उसकी जो गाड़ी में पहले से ही राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर कुंभाराम उर्फ बलदेव जो ड्राइवर की सीट पर बैठे थे और साहबुद्दीन जो गैंगस्टर थे वो भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। वो तीनों ऑलरेडी गाड़ी में रहते हैं और भंवरी देवी उस गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन भंवरी देवी की जो हत्या की और सबको ठिकाने लगाने की जो जिम्मेदारी थी वो विष्णाराम और उसकी गैंग को दे रखी थी। इसी बीच सहीराम जो महिपाल मदेरणा के घर के आसपास रहता है और वो सभी से लगातार फ़ोन से संपर्क बनाए रखता है। लेकिन जब विष्णाराम को ये चीज़ को पता चलता है कि गाड़ी में पहले से ही जो गैंगस्टर है वो साबुद्दीन मौजूद है, तो वो इस घटना को अंजाम देने के लिए मना कर देता है। काफ़ी समय लग जाता है। भंवरी देवी दबाव बनाती है कि मुझे वापस ले जाया जाए। वो लोग भंवरी देवी के कहने पर बेरुंदा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो विष्णाराम बिश्नोई है
उसको मना लिया जाता है और वो इस घटना को अंजाम देने के लिए एग्री हो जाता है, राजी हो जाता है। जब उनके पास फ़ोन आता है तो वो गाड़ी जब वापस घुमाते हैं तो भंवरी देवी को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और वो गाड़ी की खिड़की खोलकर उस खिड़की से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन सोहनलाल और साहबुद्दीन ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी की सीट के नीचे देकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब वो विश्नाराम विश्नोई के पास पहुंचते हैं तो विश्नाराम विश्नोई देखता है कि भंवरी देवी तो मृत अवस्था में है, तो वो डेड बॉडी लेने से मना कर देता है। लेकिन महपाल सिंह मदेरणा से जब उनसे फ़ोन से बात करवाई जाती है तो वो आश्वासन देता है और मान जाता है और इस शव को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी लेता है। अपने कुछ साथियों के साथ विश्नाराम विश्नोई उस डेड बॉडी को नहर के किनारे ले जाते हैं और जलाकर राख कर देते हैं और उसकी जो अस्थियां और राख थी उसको एक बोरे में डालकर उसी नहर में बहा दिया जाता है। जब ये केस सीबीआई के पास पहुंचता है, सीबीआई इसकी गहनता से जांच करती है, तो जिस व्यक्ति ने अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई, यानी कि जो भंवरी देवी का जो पति था अमरचंद, उसका भी कहीं ना कहीं इसमें दोष पाया जाता है और सीबीआई इसमें लगभग 11 लोगों को मुलजिम बनाती है, अपराधी बनाती है, आरोपी बनाती है। इसमें लगभग 16 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक जो आरोपी था, जो मलखान सिंह की बहन थी इंदिरा विश्नोई, वो फरार चल रही थी। काफ़ी समय हो गया था। 2017 में मध्य प्रदेश में सतलुज नदी के किनारे साध्वी के रूप में इंदिरा विश्नोई को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो सीबीआई के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि भंवरी देवी को मृत घोषित करना, क्योंकि उनके पास अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे वो भंवरी देवी को मृत घोषित कर सकें। सीबीआई गहनता से जब उस नहर की जांच करती है, छानबीन करती है, तो वो बोरा जिसमें अस्थियां थी वो कहीं ना कहीं अटका हुआ उसको मिल जाता है और उसमें कुछ अस्थियां भी मिल जाती हैं। भंवरी देवी के दोनों बच्चे, लड़के और लड़की का सैंपल लिया जाता है और भारत में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि यहाँ पे उसका जो जांच हो सके, तो उसकी अस्थियां और उन बच्चों का जो सैंपल है वो अमेरिका भेजा जाता है और वहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो ये अस्थियां हैं ये भंवरी देवी की हैं। लेकिन 2021 अगस्त के अंदर जो 16 जो आरोपी थी उनको हाईकोर्ट जमानत दे देती है। एक जो आरोपी बचा वो थी इंदिरा विश्नोई, लेकिन सितंबर माह में उसकी भी जमानत हो जाती है। वर्तमान समय में जो 17 के 17 जो आरोपी हैं वो जमानत पे रिहा हैं। दोस्तों, मेरा जो ये कहानी सुनाने का जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि क्राइम कितनी शातिरता से किया जाए, क्राइम करने वाला चाहे कितने ऊंचे पद पर हो, कानून की नज़रों से वो नहीं बच सकता, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। जय हिंद, जय भारत।